इंडिया शायद सुपर पावर बन जाए, बट एक खोखली सुपर पावर बनेगा, और वो भी सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए। उससे पहले आप मुझ पर पूरा गुस्सा ना डालो, सब खूंखार नजरों में देखो। मैं इसको बहुत लॉजिकली एनालाइज कर रहा हूँ, एंड मैंने काफ़ी रिपोर्ट्स पढ़ी कि क्या इंडिया विल एक्चुअली बिकम अ सुपर पावर। हम सब ये बात करें भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इंडिया विल बिकम सुपर पावर, इंडिया विल बिकम सुपर पावर, बट फिर आई थॉट कि यार इसको क्वेश्चन तो कर लें, क्या इंडिया एक्चुअल पोजीशन में है टू बिकम अ सुपर पावर? लेट्स फाइंड आउट। (2023) ये वो साल था जब इंडिया ने यूके को सरपास कर लिया एंड बिकेम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और सर इसका बहुत ढिंडोरा पीटा, और पीटना भी चाहिए। दिस इज अ थिंग टू सेलिब्रेट। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, एंड अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट बाय 2027 अगर हम इसी पेस में चलते गए, हम जापान को भी ओवरटेक कर लेंगे, हम जर्मनी को भी ओवरटेक कर लेंगे। सो दिस इज समथिंग टू बी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ। बट ये ना सिर्फ एक वन साइडेड पिक्चर है, इसके और भी काफ़ी सारे टेंजेंट्स हैं। बिकॉज आप देखेंगे, एक तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि हमारे लिए उस लेवल की इकोनॉमी बनना इतना चैलेंजिंग नहीं है, समथिंग टू व्हाट जापान हैज़ टू डू और टू जर्मनी हैज़ टू डू, बिकॉज पॉपुलेशन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। बट नंदनलेस, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था ऑफ मार्टिन वुल्फ। ही इज अ चीफ इकोनॉमिस्ट कमेंटेटर एट फाइनेंशियल टाइम्स। अब उन्होंने इतनी इंटरेस्टिंग चीज बोली है, ही सेज कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी अ सुपर पावर बाय 2047। बट मैं एक काम करता हूं, थोड़ी देर बताता हूं, पहले लेट मी टेल यू द गुड पॉइंट्स। सबसे पहले वो बोलते हैं, देखो यार, अगर इंडिया 5% एनुअली भी ग्रो करता गया ना, तो बाय 2050 वो यूएस के लेवल पे आ जाएगा, विच अगेन 5% आई थिंक एक बहुत ही रीजनेबल और बहुत ही आई वुड से पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ग्रोथ है। इंडिया तो कैन ग्रो मच मच फर्दर देन दिस, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे तो आप देखोगे वर्ल्ड ना अभी एक डी ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड में जा रही है, जहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ्स लग रहे हैं, वहाँ पे आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, हर कंट्री अपना मतलब निकाल रही है। अब यू कांट से इट्स राइट और रॉन्ग, टाइम की बात होती है। सो इस केस में इंडिया क्ले कैन गेट अ बिट चैलेंजिंग, बिकॉज हम काफ़ी एक्सपोर्ट में डिपेंड करते हैं, हम ऑयल काफ़ी इंपोर्ट करते हैं। बट इवन आफ्टर दिस IMF ने इंडिया की ग्रोथ को फोकस किया है 6% पे फ्रॉम 2003 टू 2023, 6% ईच ईयर, विच इज अगेन फैंटास्टिक। उसके बाद व्हाट मार्टिन वुल्फ सेज कि इंडिया की पॉपुलेशन बाय 2050 1.67 बिलियन हो जाएगी। वील हैव दिस लेवल ऑफ पॉपुलेशन, तो सब हमारे पास आएंगे, एंड दैट टू अ यंग पॉपुलेशन वी हैव। फिर आते हैं चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ में, जहाँ पे येस इंडिया के पास एजुकेशन का चैलेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज है, डेमोग्राफिक्स का चैलेंज है, बट वहीं पे एडवांटेज क्या है? यंग लेबर फोर्स का, डोमेस्टिक मार्केट का, हाई सेविंग्स रेट है यहाँ लोगों का, तो एडवांटेज है। एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू मार्टिन वुल्फ इंडिया की ये है इज दैट चाइना +1 पॉलिसी में इंडिया को बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। सब सुनने में अच्छा लग रहा है, ये तो चलो हम सुन चुके हैं, बट दिस इज नॉट द इंटरेस्टिंग पार्ट। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, मार्टिन वुल्फ सेज दैट इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर। सुपर पावर वो होता है जिसको वर्ल्ड वाइड रिस्पेक्ट करते हैं, डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग डिफेंस, दे हैव स्ट्रॉन्ग ट्रेड, दे हैव स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स लाइक AI, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, लाइक व्हाटएवर, ये होती है सुपर पावर। But India will not be a high income country. India will be a superpower, but not a high income country. According to Martin Wolf, अगर इंडिया को एक हाई इनकम कंट्री बनना है, then we need to grow 7.5% CAGR. जो लेट्स बी ऑनेस्ट 7.5% बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक, आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल और सस्टेनेबल रेट। एंड यही प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। क्यों? अब देखो, इसका मतलब बताता हूं, बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुपर पावर एंड हाई इनकम इकोनॉमी। चाइना भी सुपर पावर है, राइट? उनकी वर्ल्ड स्टेज में मानी जाती है, उनके पास ट्रेड है, बहुत कुछ है, उनके हाथ में पावर है, सुपर पावर, बट दे आर नॉट हाई इनकम इकोनॉमी। क्यों? चाइना में गरीब हद से ज्यादा गरीब है एंड रिच आर वेरी वेरी रिच, एंड दैट टू ऑल्सो चाइना के एक्चुअल शहर वगैरह हम लोग सिर्फ मीडिया में बीजिंग वगैरह ही दिखते हैं, द गुड सिटीज ऑफ चाइना। जो एक्चुअल अंडर डेवलप्ड सिटीज ऑफ चाइना है, शायद वो हमें दिखेंगे भी नहीं, और ना इंटरनेट में उसकी सारी पिक्चर्स अवेलेबल भी होंगी, राइट? अब इंडिया भी अब वही बन सकता है। तो अगर इंडिया भी बन गया ऐसा कि भाई चलो सुपर पावर है, बट चलो गरीब बहुत गरीब है, अमीर बहुत अमीर है, बट सुपर पावर तो बढ़िया है, बढ़िया नहीं है। चाइना कैन सर्वाइव, इंडिया कांट सर्वाइव। मैं को डिफरेंस क्या है? व्हाई कैन चाइना सर्वाइव लाइक दिस बट इंडिया कांट सर्वाइव? और इंडिया चाइना के रास्ते में ही जा रहा है, बट वी कैन नॉट सर्वाइव लाइक दिस। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस है सर सरकार का, डिफरेंस है डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी का। चाइना एक पार्टी ओरिएंटेड सरकार है, जहां पे कंट्री भी बाद में आती है, शायद पहले आती है चाइना की पार्टी, राइट? पीपल्स पार्टी सबसे ऊपर आती है।
दे कैन टेक वट एवर डिसीजन दे वॉन्ट, नोबडी विल अपोज देम, मतलब द इंफ्रास्ट्रक्चर इज सच। इंडिया में वी आर डेमोक्रेसी, एंड अगेन माइंड यू, डेमोक्रेसी को मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं, मतलब आई एम लकीली, आई एम थैंकफुल दैट वी आर बोर्न इन डेमोक्रेसी। और कभी भी अगर आपको लगता है डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, प्लीज एक बार डिक्टेटरशिप कंट्री की हालत देखना, फिर टॉक अबाउट कि डेमोक्रेसी अच्छी है कि नहीं है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, इंडिया का चैलेंज है कि भाई इंडिया एक डेमोक्रेसी है। अब मुझे बताओ, रिच तो कम ही लोग होते हैं, गरीब तो ज्यादा लोग रहेंगे। आई एम यूजिंग रिच और गरीब, उसका बुरा मत मानना, बट आप समझो ना, रिच अमीर कम होते हैं, गरीब ज्यादा होते हैं। सरकार डेमोक्रेसी में कहां से बनती है? लोगों से। सर जब जीडीपी ग्राफ ऊपर जा रहा हो ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता जब अगर जनता का, वोटर्स का गुस्सा आ रहा है तो। आप जीडीपी ग्राफ गया भाड़ में, हमें वोटर कार्ड देखना है। दिस इज हाउ एवरी डेमोक्रेसी ऑपरेट्स। अब नाउ जस्ट इमेजिन इफ इंडिया रीचेस दैट लेवल, चलो हम बन गए सुपर पावर, बट गरीब तो बहुत गरीब है। पॉलिटिकल पार्टी आएंगी, वो क्या करेंगे? फ्री बीज देना शुरू कर दो, हम ये फ्री, वो फ्री, ये फ्री, ये सब कुछ फ्री, सब कुछ भंडारे में फ्री बांट दो। क्यों? सोशलिस्टिक नॉर्म्स कर दो, अमीरों को टैक्स करो, अमीरों को विलन दिखाओ। पॉलिटिकल पार्टी यही करेंगी, कोई भी करेगी। वोट तभी तो पार्टी में आएंगे, पावर में आएंगे। वो पावर में आ गए, फोकस सोशलिस्टिक फॉर्म में, पूरा फोकस आ जाएगा रिलीजियस इन चीज़ों में, जिससे से इकोनॉमी, बिजनेस सब भाड़ में जाता है। इसमें क्या होता है, इस पॉइंट में किसी भी इकोनॉमी में बिजनेसमैन बाहर जाना, शिफ्ट आउट करना शुरू कर देते हैं। इस सिचुएशन में बिजनेसमैन और पैसा सब बाहर जाना शुरू हो जाता है। और कुछ आई एम अफ्रेड अर्ली साइंस इंडिया में ऑलरेडी दिख रहे हैं, जहाँ फ्री बीज बहुत सारे हैं, ठीक है, और जहाँ पे रिच पीपल आर मूविंग आउट। आई डोंट नीड टू गिव यू द स्टैट्स, एंड ये सब दुबई, सिंगापुर, सब वहीं पे अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। ठीक, अब मैं आपको और बताता हूँ इंडिया में 2-3 इशूज और क्या हैं। सबसे पहला वही डेमोक्रेसी, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको भारत में इलेक्शन जीतने हैं, फार्मर यूनियन को खुश करना पड़ेगा, या तो सरकारी टीचर को, या सरकारी बैंक वालों को, या आंगनवाड़ी वर्कर्स को, मतलब आपको सबको खुश, इनके यूनियन बने हुए, सबको खुश करना पड़ेगा आपको, ठीक है। दिस इज हाउ एवरी डेमोक्रेसी वर्क्स, ठीक है। मतलब अगर मैं तमिलनाडु की सीएम जयललिता की बात करूं, ठीक है, एंड शी इज वेरी इंस्पायरिंग, ग्रेट, इन उसमें कोई डाउट नहीं है, बट शी गेव 47 फ्री बीज एंड सब्सिडीज, एंड लेट, जो आप सोचो ना ये पार्टी देती है, ये नहीं देती, सर सारी पार्टी देती है। कुछ पार्टियां तो हद से ज्यादा सब्सिडीज दे रही हैं, बट सभी दे रही है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। उसके बाद आता है पैम्पर्ड वर्कर्स। अब वर्कर्स की मैं बात करूं, इंडिया में लेबर यूनियंस, अब लेबर यूनियंस भी सर ऐसी हैं, और लॉन्ग टर्म में बहुत फर्क पड़ता है। लेबर यूनियंस भी ऐसी हैं कि मतलब या तो एकदम ही लेबर के पास कुछ है ही नहीं, दे हैव जीरो राइट्स, जीरो थिंग्स, जीरो सब कुछ जीरो, वरना इतना कुछ है कि लेबर आप बिजनेसमैन की नाक में दम कर देगा। उसके बाद थर्ड आता है प्रॉब्लम एजुकेशन का। एजुकेशन की बात करोगे सर, इकोनॉमी ग्रेड कैसे बनती है? लोगों से, एजुकेशन से, स्कूलिंग सिस्टम से। स्कूलिंग सिस्टम की बात करो तो सर सरकारी स्कूल्स की टीचर्स का तो मतलब एक बार पढ़ना इनके बारे में। सरकारी स्कूल के टीचर्स, आई थिंक गवर्नमेंट समझेंगी जायदादें कुछ जो भी करवा लो, घर के पॉट साफ करवा लो, गाड़ी साफ करवा लो, फिर इलेक्शन ड्यूटी पे भी लगवा दो, फिर वहाँ स्टेट गवर्नमेंट का भी काम करवा दो, सेंटर का भी काम करवा दो, बस पढ़ाई के अलावा सारे काम करवा दो। फिर आते हैं प्राइवेट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल्स इतने महंगे हैं कि लोग एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट टू प्राइवेट स्कूल्स वो हैं जहाँ पे 70 to 80% ऑफ द फीस शायद उस स्कूल की सिर्फ रियल एस्टेट की कॉस्ट है। जो स्कूल फीस हम भर रहे हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पैसा तो सिर्फ रियल एस्टेट का पैसा स्कूल ले रहा है, और टीचर्स उस प्राइवेट स्कूल में मिलते हैं 10,000, 15,000, 20,000, जिनको टीचिंग से मतलब भी नहीं है। ये वो लेडीज होती हैं जो घर पे खाली बैठी है, साड़ी वाड़ी पहन के आ जाती हैं। आई एम साउंडिंग टू बी वेरी बैड, बट दैट इज द ट्रूथ। अगर आप किसी मतलब जो जैसे दिल्ली में होता हूँ, कुछ स्कूल हैं यहाँ पे, पुराने स्कूल्स चलते आ रहे हैं, नामी स्कूल हैं, वो अच्छे हैं क्योंकि वहाँ एटलीस्ट स्कूल टीचर की फीस तो है। मेरे हिसाब से इफ़ यू वांट टू गो टू अ स्कूल तो सबसे पहले देखो कि स्कूल टीचर कितना पे हो रहा है, तब कितना सीरियस है टीचर, वरना कुछ भी फायदा नहीं है। एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद एजुकेशन। और ये तो मैं चलो स्कूल की नीचे स्कूल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, आप नीट एग्जाम्स की हालत देख लो, IAS एग्जाम्स की हालत देख लो। बंगाल में तो पूरे A to Z एग्जाम सिस्टम ही फिक्स्ड है, एंड प्रोफेशनल्स कैसे निकलेंगे? सो एजुकेशन इज वन थिंग दैट वी रियली नीड टू इम्प्रूव। अगर हम स्किल नहीं बढ़ा सकते, उनको हेल्प नहीं कर पाएंगे, कुछ फायदा नहीं है। ये जो यंग पॉपुलेशन है ना, ये एकदम उल्टी पड़ जाएगी। एंड येस, इन ऑल फेयरनेस सरकार इसलिए बहुत एफर्ट ले रही है, स्किल डेवलपमेंट के इस बजट में बहुत फायदा हुआ है, बट स्टिल वी हैव लॉन्ग वे टू गो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो आता है मेरे हिसाब से, दैट इज सिविक सेंस। हमारे देश में लोगों को सिविक सेंस नहीं है। एंड जब मैं सिविक सेंस की बात करूँ ना, आप क्या सोच रहे होगे कि अच्छा उस स्टेट के लोग वो है ही हैं ऐसे यार, और वो जो पान खाने वाले, रेलवेज खराब कर रहे हैं, वही सब सोच रहे हो, लोअर स्ट्रैटा लोग इंडियंस की, वो तो अनफॉर्चुनेटली स्टीरियोटिपिकली भी और रियलिटी में भी हैं। बट रियलिटी है मैं भी हूँ, मेरे में भी कोई सिविक सेंस नहीं है सर। मैं तो प्रिविलेज्ड हूँ, मैं तो दिल्ली में पढ़ा हूँ, अच्छे मेरे हिसाब से टॉप टायर स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आप ये भी देखोगे कि मतलब इंग्लिश जानता हूँ, खाने को हमेशा फुल प्लेट रही है क्लियरली, कभी भूखा तो रहा नहीं हूँ मैं, ऐसा आई एम वेरी प्रिविलेज्ड, बहुत प्रिविलेज हूँ मैं, कभी भूखा पेट नहीं सोना पड़ा मुझे। बट उसके बाद भी
आई डोंट नो, अब यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में देखना, मैंने बहुत पहले कुछ महीनों पहले या काफ़ी महीने हो गए होंगे, एक वो पोस्ट डाला था। मैं मुंबई में गया था, लोकल में ट्रैवल करना मुझे बड़ा पसंद है, तो वही लोकल पे ऐसे खाली थी बोगी, ऐसे पीछे से रखा, पैर रखे बेंच में और सो गया, और फोटो खींच दिया ने, आई थॉट बड़ी अच्छी फोटो है। और लोग फिर मुझे उसमें बैड कमेंट्स देने कि ये क्या तमीज़ है, क्या है वो है। और मैं सोच रहा हूँ यार मुझे क्या बैड कमेंट्स दे रहा है, मतलब जूता ही तो रखा है ना, कोई वहाँ पे लोग हैं ना, कोई कीचड़ लगा हुआ है ना, गंदगी कर रहा हूँ ना, नाइदर आई एम डिस्टर्बिंग, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? कैन यू इमेजिन? मुझे समझ भी नहीं आया था व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ सिविक सेंस। ये मेरे में भी है, सब में, मेरे परिवार में। उसके बाद आई हैव नोटिस कि कितनी बार यार वो मेरे घर का ड्राइवर वो बीच सड़क में गाड़ी रोक देगा सब्जी खरीदने के लिए, हाईवे में गाड़ी चलाता रहेगा। पेरेंट्स का भी सेम है, लाइन काट रहे हैं, ये कर रहे हैं। मतलब हम इंडियंस के अंदर सिविक सेंस है ही नहीं, कुछ सिविक सेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। और हमें सिविक सेंस छोड़ो, हमें ये भी नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। कोई बाहर से एनआरआई आता है वो बताता है, हम लोग तो बड़ा एनआरआई बन गया, एनआरआई नहीं, वो सही बोल रहा है, रोड कैसे क्रॉस करने का हमारे में कोई सिविक सेंस है ही नहीं। मतलब आप देखो वहाँ कुंभ मेला में भी जो इतना अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए हैं कुंभ मेला में, ठीक है, इतनी डेथ्स हो गई हैं, वो क्यों हुई है? डू यू थिंक इट्स ओनली बिकॉज द गवर्नमेंट? आई डोंट थिंक सो। गवर्नमेंट तो आई एम श्योर कर रही होगी पूरा। ये है कि लोगों में सिविक सेंस ही नहीं है, हल्का सा थोड़ा सा भग लिया, हल्का सा क्या, सब एक के पीछे एक भग लिए कि मेरा नंबर पहले, मेरा नंबर पहले, एंड दैट इज द सैड रियलिटी। तो एंड सिविक सेंस अगेन, मैं इसलिए थोड़ा उसको लंबा बोलूँ कि इसमें आपको भी इंप्रूव करना है। ऐसा नहीं कि आप परफेक्ट हो सर, मैं परफेक्ट हूँ, हम सिर्फ लोअर दूसरे जो गरीब लोग हैं उनको बोल रहे हैं इनमें सिविक सेंस नहीं है। सर किसी में नहीं है, हम में भी नहीं है, आप में भी नहीं है, मुझे भी नहीं है। जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, आप देखोगे ना, नहीं हमें सिविक सेंस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद ही को ठीक करो। मैं भी खुद को ठीक कर रहा हूँ, इसमें किसी और को ठीक नहीं करना। मैं सड़क में इसको डाटा नहीं, कचरा नहीं फेंकने के लिए, खुद को ठीक कर लो। कोई फेंक रहा तो मैं कचरा उठा के डालता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं साफ कर दूंगा, राइट? खुद को ठीक करो। एंड अगेन फोर्थ पॉइंट, इफ इंडियंस डोंट हैव सिविक सेंस, हमारी सॉफ्ट पावर इज सो रिडिकुलस, हमारी रेपुटेशन ऑनलाइन इज सो बैड, इट इज स्कैरी, इट इज दैट बैड अगर आप एक्चुअली देखोगे तो। आता है फिर फिफ्थ पॉइंट जो इंडिया का बहुत मेजर चैलेंज है, जुडिशियल सिस्टम। हमारा देश एक बहुत ही लो ट्रस्ट इकोनॉमी है। किस लेवल पे आपको बता रहा हूं, अगर आप बायर हो ना, एडवांस नहीं दोगे। अगर आप सप्लायर हो, बिना एडवांस के काम नहीं करोगे। अगर आप कस्टमर हो, आपको तो दूसरा बंदा चोर ही लगता है, आफ्टर सेल सर्विस तो पक्का चोर है। मतलब टेक बी इट कस्टमर, सप्लायर, बिजनेस ओनर, एनीवन, सबसे निकले। इंडिया इज सच अ लो ट्रस्ट इकोनॉमी। और आपको पता है लो ट्रस्ट से ना बिजनेस हैम्पर होता है, चीजें स्लो होती हैं, हर चीज खराब होती है। और इसका रीजन क्या है? अनफॉर्चुनेटली जुडिशरी। इस देश की जुडिशरी मुझे बहुत भरोसा है। वाई? बिकॉज मुझे पता है हमारा देश, और भगवान ने अब इतना फॉर्च्यून बनाया कि हमारे देश में जस्टिस मिलता है, उसमें कोई डराई की बात नहीं है। बट जस्टिस का रास्ता इतना लंबा है, इतना महंगा है, इतना अनसर्टन है कि शायद काफ़ी लोग जस्टिस मिलने तक जिंदा भी नहीं रह पाते। हमारे देश में 50 मिलियन केस पेंडिंग है और 4.5 मिलियन केस, ठीक है, मतलब वो 40,50,000 केसेस, 40,50,000 केसेस एक 10 साल के ऊपर चल रहे हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जुडिशियल सिस्टम बेटर करें। अगर इंडिया को हाई ट्रस्ट इकोनॉमी क्यों नहीं है? बिकॉज पता है कि अच्छा कोर्ट कर दो, कोर्ट केस टेनेंट हो जाता नहीं, कर दो कोर्ट केस। उसको पता है भाई 50 साल खींचेंगे हम कोर्ट में, 10 साल खींचेंगे कोर्ट में। जब तक ये कोर्ट सिस्टम बेटर नहीं होता ना, हमारा बिजनेस भी अच्छा नहीं कर पाएगा। We have to improve the judiciary of the country, and judiciary is great, but I don't know what up this needs. If you're a lawyer, तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताओ अगर आप लॉ से हो कि इसको कैसे बेटर कर सकते हैं, what should the government do. But बहुत ज़्यादा ज़रूरी है that this has to increase. And ये जो रोड ब्लॉक्स है ना, इसके वजह से IMF is saying कि we can grow at 6%, but अगर 7.5% ग्रो करना है तो ये रोड ब्लॉक्स हटाने पड़ेंगे। और ये रोड ब्लॉक्स हटाना मुश्किल लग रहा है, काफ़ी मुश्किल लग रहा है, बट हर चीज़ खराब नहीं है। अभी बहुत पॉजिटिव पॉइंट सुनो। बाय द वे, अभी तक वीडियो देख रहे हो, आई वुड रियली अप्रिशिएट आप लाइक करो एंड मुझे कमेंट में बताओ कि व्हाई डू यू थिंक इंडिया विल बिकम सुपर पावर, नॉट अ सुपर पावर, वट एवर यू फील। और अगर ये कमेंट करने वाले हो कि अगर तुम्हें देश से इतनी प्रॉब्लम है तो देश छोड़ के क्यों नहीं चले जाते, तो सर मैं इस देश से बहुत 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 दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, मैं कभी इसको छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ। दिस इज जस्ट एज अ एनालिसिस, एज अ इन्वेस्टर, कि मैं कुछ भी ले रहा हूं तो मुझे इमोशनल नहीं उसके बारे में, मुझे बहुत लॉजिकली सोचना है क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, प्रोस कौन साइड लेना है। अब आ जाते हैं प्रोस पे। सबसे पहली चीज आती है कि इंडिया की रूरल कंजम्पशन इट इज इंक्रीजिंग। गवर्नमेंट ने बहुत स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स किए हैं, एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स भी किए हैं, और इस बार बोल रहे हैं कि हार्वेस्ट क्रॉप बेटर होगी, खारिफ क्रॉप बेटर रहेगी, तो रूरल डिमांड बढ़ी है, विच इज गुड। सेकेंड, हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है सर? सर्विसेज सेक्टर। अगर मैं बात करूं सर्विस की, डिफेंस में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा एक्सपोर्ट इज 9.1%, फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट में 7.2%, सर्विस एक्सपोर्ट 21.3% तक सर्च कर गया है। जस्ट टू गिव एन आइडिया,
सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर 2024 वाज $216 बिलियन, ये वैल्यू है। एंड सिर्फ एक साल पहले सेम पीरियड इट वाज $192 बिलियन, ये ग्रोथ है। उसके बाद हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहां पे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स अब इंडिया में लग गए, एक्सपेंसिव कार्स, हाई एंड वैल्यू कार्स, प्रीमियमाइजेशन, वो सब इंडिया में हो रहा है। एंड फाइनली जो इंडिया का सबसे बड़ी ताकत, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा ना, वो है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? किसी भी देश पे उधारी। सर हमारा फिस्कल डेफिसिट स्टैंड्स एट 4.4%, ओनली 4.4%। हाँ मैं मानता हूं इलेक्शन था तो उस टाइम इतनी स्पेंडिंग नहीं हुई, तो फिस्कल डेफिसिट कम हो गया होगा, आई एग्री टू द फैक्ट। बट उसके बावजूद भी जो हमारे पास हेड स्पेस है फिस्कल बढ़ाने का, वो बहुत ज्यादा है। एंड इसके ऊपर जो हमारे पास ह्यूमंस हैं, जो मेंटल पावर है, जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिफरेंस है, दे आर एक्सट्रीमली हाई। But yes, these are the pros and cons of India. How do you think we can solve this problem? Or do you think this problem will be solved? And I will say India will be superpower by what year? Show me how convicted you are in the comment box. अगर कोई नीचे डाउट भी करो ना कि इंडिया सुपरपावर नहीं बनेगी, इन्वेस्ट करूँ ना करूँ, कमेंट करके उसको सच्चाई बता देना, अपने दिल की बात बता देना। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.